Episode 21 to 25। माही बड़े सिद्धार्थ से रिहान को देख रही थी। रिहान को भी पता था कि कोई उसे देख रहा है, पर वह इग्नोर कर देता है। माही बस एक टक रिहान को देखे जा रही थी जब तक वह अंदर नहीं आ गया। रिहान के अंदर आने के बाद माही भी अंदर आ गई। सुबह सभी साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद सभी अपना काम करने लगते हैं। माही और राधा भी अपने कमरे में आ जाती है। माही, राधा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राधा, बोल माही, तू कब से मुझसे परमिशन मांगने लगी? माही, वो बात मेरे ब्लैक डेविल के बारे में है। राधा ब्लैक डेविल का नाम सुनकर एक्साइट हो जाती है, क्योंकि माही ने उसे ब्लैक डेविल के बारे में बताया था कि कैसे उसने उसकी जान बचाई थी। राधा, जल्दी बोल माही। माही, शायद मैंने ब्लैक डेविल को ढूंढ लिया है। राधा चिल्लाते हुए बोलती है, क्या सच में? कब? तूने कब ढूंढा तेरे सोल्जर को? माही, रुक तो जा, बता रही हूँ, थोड़ा सांस ले। राधा, अब बोल। माही, मुझे लगता है मेरा ब्लैक डेविल रिहान ही है। राधा, तुम्हें कैसे पता चला कि रिहान ही ब्लैक डेविल है? माही, मैंने उसकी आंखों से उस पर डॉट किया। फिर माही रात की सारी बात राधा को बता देती है। राधा भी माही की बात सुनकर हैरान हो जाती है। राधा, उसके रिएक्शन से लगता है कि वह ही ब्लैक डेविल या ब्लैक डेविल के बारे में जानता है। माही, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? राधा, कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें? माही, रिहान ही ब्लैक डेविल यह कंफर्म करने में तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। राधा, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगी? माही उसकी तरफ शरारत से मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम निहाल से इसके बारे में बात करनी चाहिए। राधा, तुम कैसी बात कर रही हो माही? अभी तक हम अच्छे दोस्त भी नहीं है और तुम मुझे एक फौजी से दूसरे फौजी की सीक्रेट आइडेंटिटी पूछने के लिए बोल रही हो। माही, प्लीज मेरी हेल्प कर दे। राधा, ऐ सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ। माही, ठीक है, डन। माही और राधा अपना आगे का प्लान सोचने लगती है। दूसरी तरफ आदि के कमरे में रूप आदि से बोलती है, हम दोनों को साथ रहते हुए लगभग 1 साल होने में आया, लेकिन आपने मुझे यह नहीं बताया कि माँ आपसे नाराज क्यों है। क्या कोई माँ अपने बच्चे से इतने समय तक नाराज रह सकती है? आदि, मैंने गलती ही ऐसे की है कि मुझे उसकी माफी भी नहीं मिल सकती। रूप, आपने इस कौन सी गलती कर दी थी कि माँ आपसे बात नहीं करती है? वह हमेशा चुप चुप रहती है। आदि, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मुझसे जुड़ी हर चीज जानने का हक है। हम 4 नहीं 5 भाई बहन हैं। तुम मेरे अमन, अवनी और राधा के बारे में जानती हो, लेकिन मेरा एक छोटा भाई भी था जिसे तुम नहीं जानती हो। उसका नाम सक्षम था। वह बचपन में घर छोड़कर चला गया और इसका कारण और कोई नहीं, मैं ही हूँ। मैंने उस पर जानबूझकर राधा का किडनैपिंग करवाने में मदद करने का दोष डाल दिया। फिर पापा ने उसे इस बात के लिए बहुत पीटा, लेकिन यह सिर्फ मेरी इतनी गलती नहीं है, इसमें हम सब शामिल थे। जब वह पैदा भी नहीं हुआ था तभी उसे डेविल का अंश बता दिया गया, जिससे पापा भी उससे नफरत करने लगे। जब उसका जन्म हुआ तो माँ को उसके हाथ लगाने से भी मना कर दिया गया। जब उन्होंने जिद की तो सक्षम और हमसे से किसी एक को चूज करने के लिए बोल दिया। फिर माँ ने भी उसे कभी प्यार नहीं किया। माँ बस उसे दूर से देखती और खुश रहती। हमने सक्षम को कभी किसी फेस्टिवल में शामिल भी नहीं होने दिया। जब वह गलती से आ भी जाता तो पापा उसे पीटते थे। मैं और अमन भी उसे स्कूल में बुली करते थे। रक्षाबंधन पर अवनी ने तो उसे कभी राखी भी नहीं बांधी। कोई इतना कब तक सेहत रहता, वह कभी ना कभी टूटता ही है। और आज से 12 साल पहले वह घर छोड़कर चला गया। जब माँ को पता चला कि मेरी वजह से ही सक्षम घर छोड़कर गया है, तो उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दिया और चुप चुप सी रहने लगी। जब मैंने माँ को रोता देखा तो मुझे समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है और मुझे इसकी कोई माफी नहीं मिल सकती है, और मैं इसके लिए सक्षम से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं अपनी नज़ारे में गिर चुका था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारी नजरों में भी गिरूं, इसलिए मैंने यह बात तुम्हें नहीं बताई। और हमारे परिवार में भी सक्षम की कोई बात नहीं होती है। पापा ने सक्षम के बारे में बात करने से मना किया हुआ है। मैं सक्षम के पैरों में पड़कर माफी मांगना चाहता हूँ। यह बोलते बोलते आदि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कब से अपनी आंखों में आंसू रोकने की कोशिश की हुई थी। रूप उसे अपने गले लगा लेती है। रूप, आप शांत हो जाइए, मैं आपको टूटता हुआ नहीं देख सकती हूँ। आदि, क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं हो रही है? रूप, नहीं, आपने गलती की है, लेकिन आपको उस बात का अफसोस है, और अपनी गलती मानना भी बहुत बड़ी बात है। आदि, क्या सच में? रूप, सच में। इधर रिहान कहीं पर जा रहा है। उसने मैसेज करके निहाल को बता दिया था कि वह बाहर जा रहा है। रिहान आधे घंटे का ड्राइविंग करने के बाद एक घर के बाहर रुकता है, जो दिखने में ना ज्यादा छोटा नहीं बड़ा था। वह मिडिल क्लास फैमिली का घर लग रहा है। रिहान घर के अंदर चला जाता है, जहां उसे एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है, किसकी उम्र लगभग 52 साल की होगी। रिहान उन्हें देखते ही पहचान जाता है। उसकी आंखों में कई प्रकार के इमोशन आ गए। रिहान अपने आप को कंट्रोल करता है। जब वह औरत रिहान को देखती है तो उसे पूछती है, बेटा तुम कौन हो? क्या तुम समर के दोस्त हो? रिहान उस औरत से बोलता है, क्या दाई माँ आप मुझे भूल गई? वह औरत और कोई नहीं, रिहान को पालने वाली दाई माँ सुमित्रा जी थी। रिहान के मुंह से दाई माँ रिहान को पहचान जाती है और रिहान को अपने गले लगाती है। सुमित्रा जी, सक्षम,
तुम कहाँ चले गए थे? अपने घर को छोड़कर। रिहान, वह मेरा घर नहीं था दाइमा। और अब मेरा नाम सक्षम भी नहीं है। अब मेरा नाम रिहान सिंह है। सुमित्रा जी, पर बेटा तुमने अपना नाम बदल क्यों लिया? क्या तुम्हें मेरा दिया हुआ नाम पसंद नहीं है? रिहान, नहीं दाइमा, नाम बहुत अच्छा है, पर इससे मेरी बुरी यादें जुड़ी हुई है। और यह नाम मुझे बार बार वह बुरी यादें याद दिलाता है। सुमित्रा जी भी उसकी तकलीफ को महसूस कर पा रही थी। उन्हें पता था कि सक्षम बाकी बच्चों के जैसे हंसते हुए नहीं निकला, इसलिए अब वह कुछ नहीं बोलती है। रिहान, मुझे चलना चाहिए दाइमा। सुमित्रा जी, अब खाना खाकर ही जाना। रिहान भी खाना खाने के लिए मान जाता है। तभी घर में एक लड़की की आवाज आती है। कौन थी वह लड़की? रिहान वहां से जाने के लिए बोलता है तो सुमित्रा जी उसे खाना खाकर जाने के लिए बोलती है। तभी वहां एक 20 साल की लड़की आती है जो सुमित्रा जी को देखकर बोलती है, माँ, यह भैया कौन है? रिहान की तरफ इशारा करके, क्या यह समर भैया के दोस्त है? यह समर भैया के बारे में बताने आए हैं। यह बोलते हुए वह काफी दुखी नजर आ रही थी। सुमित्रा जी उस लड़की को बोलती है, निया, यह सक्षम है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे भाई समर जैसा एक और भी है। निया सुमित्रा जी को बात सुनकर दुखी हो जाती है, लेकिन वह मुस्कुराते हुए रिहान से बोलती है, कैसे हो सक्षम भैया? रिहान, मैं ठीक हूं निया, तुम कैसी हो? निया, मैं भी ठीक हूं। सुमित्रा, ठीक है निया, अब बाद में बात कर लेना, पहले खाना बनाने में मेरी मदद करो। कुछ देर में सुमित्रा जी और निया खाना बना लाती है और रिहान को खाना खिला देती है। रिहान भी नीचे बैठकर खाना खाता है और खाने को तारीफ करता है। रिहान सुमित्रा जी को देखकर बोलता है, दाइमा, आखिर समर के साथ क्या हुआ है? सुमित्रा जी समर का नाम सुनकर दुखी हो जाती है और बोलती है, कुछ नहीं बेटा। रिहान उनके हाथ पर हाथ रखकर बोलता है, क्या दाइमा, आप मुझे अपना बेटा नहीं मानती क्या? सुमित्रा जी, ऐसी बात नहीं बेटा। रिहान, फिर क्या बात है? सुमित्रा जी, बेटा निया की पाप 2 साल पहले चल बसे, तब से घर की जिम्मेदारी समर ही संभालता है। लेकिन 4 दिन पहले वह ऑफिस गया था, अभी तक नहीं लौटा। हमने पुलिस रिपोर्ट भी की लेकिन वह कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यह बोलकर सुमित्रा जी रोने लगती है और निया अपनी माँ को चुप कराने लगती है। रिहान, दाइमा, शांत हो जाइए, अब आपका यह बेटा आ गया है, मैं समर को कहीं से भी ढूंढ लाऊंगा। सुमित्रा जी, लेकिन यह तुम कैसे करोगे? पुलिस तो मदद भी नहीं कर रही है। रिहान, अब यह आपका बेटा एक आर्मी ऑफिसर है, को भी सीनियर। आप चिंता मत कीजिए, 2 दिन में समर को ढूंढ लाऊंगा। सुमित्रा जी शौक होते हुए बोली, क्या तुमने आर्मी ज्वाइन कर ली? रिहान, हाँ दाइमा, मैं अब आर्मी में एक कैप्टन हूँ। निया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। निया, बोलिए भैया। रिहान, दाइमा, आप आराम कीजिए, मुझे निया से समर के बारे में कुछ बात करनी है। सुमित्रा जी, ठीक है। रिहान और निया एक कमरे में चले जाते हैं। रिहान, निया, समर कौन सी कंपनी में जॉब करता है? निया, वह राजवंश कॉर्पोरेशन में काम करते हैं। 4 दिन पहले वह ऑफिस के लिए बोलकर निकले थे। इस दिन नहीं आए तो हमने सोचा कि कहीं ऑफिस में ज्यादा काम होगा। हमने कॉल भी मिलाया लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब भैया अगले दिन भी घर नहीं आए तो हम पुलिस स्टेशन गए और वहां FIR लिखवाई, लेकिन उन्होंने यह बोलकर वापस भेज दिया कि कुछ पता चलेगा तो हम खबर कर देंगे। लेकिन हम 3 दिन से पुलिस के पास कर रहे हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते और बदतमीजी करने लगते हैं। यह बोलकर निया रोने लगती है। रिहान भी नहीं रोकता क्योंकि उसे पता था कि निया ने इस छोटी सी उम्र में क्या सह लिया, लेकिन वह अपनी माँ को संभालने के लिए कुछ भी नहीं देखती है। रिहान, निया, मुझे समर की एक फोटो दे दो। निया उसे समर की एक फोटो दे देती है। रिहान, निया, समर को मैं 2 दिन में कैसे भी ढूंढ लाऊंगा, यह मेरा वादा है, बस तुम्हें मेरा एक काम करना है। निया, क्या भैया? रिहान उसे एक डेबिट कार्ड देता है। जब निया देखती है तो लेने से मना करने लगती है। रिहान, मैंने बोला था ना कि मेरा एक काम करो, इसे रख लो अभी के लिए, घर खर्च और थारी पढ़ाई में काम आएंगे, इससे समर का बोझ भी हल्का हो जाएगा। इसका पिन यह है, जब तुम्हें पैसों की जरूरत हो इसमें से निकलवा लेना। रिहान के पास ऐसे बहुत से कार्ड थे। इस कार्ड की लिमिट 5 करोड़ थी। यह कार्ड रिहान ने सुमित्रा जी को देने के लिए ही लाया था, लेकिन रिहान को पता था कि सुमित्रा जी कार्ड लेने से मना कर देंगी, इसलिए उसने कार्ड निया को दे दिया। निया, दाइमा को इसके बारे में कुछ भी मत बताना। निया उसकी बात सुनकर कार्ड रख लेती है और रिहान को थैंक्स बोलती है और सुमित्रा जी को कुछ नहीं बताने का वादा करती है। रिहान सुमित्रा जी और निया को बाय बोलकर वहां से निकाल जाता है। रिहान किसी को कॉल मिलता है और बोलता है, VR, मैंने तुम्हें एक फोटो भेजी है, उसकी बारे में सारी जानकारी पता करो। पिछले 5 दिनों की वह कहाँ गया और किसके साथ गया? तुम्हारे पास 2 घंटे है। VR, मैं पता करके बताता हूँ, ब्लैक डेविल। रिहान कॉल कर देता है और अपनी कार को पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ लेता है। कुछ देर में वह पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। रिहान बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है और इंस्पेक्टर को समर की फोटो बताकर पूछे, इस केस को कौन हैंडल कर रहा है? वह इंस्पेक्टर अंश जिंदल बोलता है, कौन हो तुम? यह बिना परमिशन के अंदर कैसे चले आए? यह बोलकर इंस्पेक्टर कांस्टेबल को बुलाने लगता है। कांस्टेबल अंदर आ जाते हैं। रिहान को अब गुस्सा आने लगता है। उसने इंस्पेक्टर को गर्दन पकड़कर ऊपर उठा देता है।
यह देखकर दोनों कांस्टेबल डर जाते हैं और रिहान की पीठ पर लकड़ी की देने लगते हैं। लेकिन रिहान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जब इंस्पेक्टर को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो रिहान उसे एक कोने में फेंक देता है। इंस्पेक्टर दर्द से तड़पते हुए रिहान को धमकी देता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? शायद तुम मेरे बाप को नहीं जानते हो। मेरे पापा जिंदल इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। तुम जो कोई भी हो, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। रिहान उसकी बात का जवाब नहीं देता है और वापस वही क्वेश्चन उससे पूछता है, समर का केस तुम हैंडल कर रहे हो या और कोई? इंस्पेक्टर रिहान से डर गया था लेकिन वह अपने ईगो में बोलता है, हाँ मैं ही इस केस को हैंडल कर रहा हूँ। लेकिन तुम मेरा क्या बिगड़ लोगे? रिहान, तुमने मेरी माँ और बहन से बदतमीजी क्यों की थी? इंस्पेक्टर जब उसके मुंह से वह बात सुनता है तो वह हिचके जाता है कि यह लड़का उसी औरत का बेटा है जो सुबह अपने बेटे के बारे में पूछने आई थी। इंस्पेक्टर सार्कास्टिक मुस्कुराते हुए बोलता है, ओ तो तुम उस गरीब औरत के बेटे हो। तुम अपने भाई को ढूंढने आए हो। मैंने तो बस उस औरत से यही बोला था कि वह अपनी बेटी को एक रात के लिए मेरे पास भेज दे। मैं उनके बेटे को ढूंढ लाऊंगा। यह बोलकर हंसने लगता है। रिहान का गुस्सा बढ़ने लगता है। जो कांस्टेबल उसे पकड़े हुए थे वह उन्हें उठाकर फेंक देता है, जिससे वह बेहोश हो जाते हैं। रिहान की पावर देखकर इंस्पेक्टर अंश घबराने लगता है और रिहान से बोलता है, अगर तुमने मेरे हाथ भी लगाया तो मेरे पापा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली बर्बाद कर देंगे। रिहान गुस्से में उसके मुंह पर मुक्का मरते हुए बोलता है, तुम्हें अपने बाप की दौलत और पोजीशन का घमंड है ना, तुम बस 10 मिनट का वेट करो। रिहान किसी को कॉल मिलाकर बोलता है, जयपुर की जिंदल इंडस्ट्री की कितनी भी कंपनी से डील है उन्हें कैंसल करवा दो। इंस्पेक्टर को यह सब रिहान का नाटक लग रहा था, इसलिए वह बोलता है, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? ऐसे ही 10 मिनट निकल जाते हैं। आर्यन अब रिहान पर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी उसके कॉल आता है। जब वह कॉल पिक करता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। इंस्पेक्टर को किसका कॉल आया था? रिहान वरुण को कॉल मिलाकर जिंदल इंडस्ट्री की कितनी भी कंपनियों के साथ डील थी उन्हें कैंसिल करने को बोल दिया। इंस्पेक्टर अंश को यह सब रिहान का नाटक लग रहा था, इसलिए वह रिहान को फिर से धमकते हुए बोलता है, तुमने एक ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर हाथ उठाया है। तुम्हें जेल में नहीं डाला तो मेरा नाम भी अंश जिंदल नहीं। 10 मिनट बीत जाते हैं तो इंस्पेक्टर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी उसे किसी का कॉल आता है। वह मोबाइल की स्क्रीन पर देखता है तो उसके पापा मौर्य जिंदल का नाम शो हो रहा था। अब अंश को डर लगाने लगा था। वह जल्दी से कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ से मौर्य जिंदल ने अंश पर गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, कुत्ते, तुमने किससे पंगा कर लिया? किसी कंपनी ने हमारी दूसरी बड़ी कंपनियों से डील कैंसिल करवा दी। मुझे किसी का कॉल आया था। वह बोल रहा था कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तूने क्या कर दिया? अब तुम घर मत आ जाना। यह बोलकर मौर्य जिंदल ने कॉल कट कर दिया। इधर इंस्पेक्टर का चेहरा डर की वजह से सफेद हो गया। वह जल्दी से रिहान के पैरों में गिरता हुआ बोला, मुझे माफ कर दो। प्लीज मेरे परिवार को बर्बाद मत करो। मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। रिहान इंस्पेक्टर की कॉलर पकड़ते हुए ऊपर उठता है और गुस्से में बोलता है, कौन कौन सी गलती की माफी मांगोगे? एक लड़की को उसकी मां के सामने हैरेसमेंट करने की, या अपनी ड्यूटी सही से नहीं करने की, या अपने परिवार के नाम की वजह से क्राइम करने की? इंस्पेक्टर, मैं अपनी सभी गलतियों की माफी मांगता हूँ। रिहान, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अपना रेजिग्नेशन लेटर पर सिग्नेचर कर दो। इंस्पेक्टर चौंकते हुए बोला, क्या? रिहान, हाँ, अगर तुम्हें अपने परिवार को पूरी तरह से बर्बाद होने से बचाना है तो यह करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन तुम अभी कॉल करो और आगे की डील कैंसिल होने से रोको। रिहान वरुण को कॉल करके डील कैंसिल करवाने से रोक देता है। रिहान ने जाते हुए इंस्पेक्टर को देखकर कहा, तुमने अपनी लाइफ अब तक बहुत गलतियां की है, क्योंकि अब तक मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आया था, लेकिन अब मैं हूं तो कोई गलती हुई तो माफी नहीं मिलेगी, सीधा परलोक के दर्शन होंगे। इंस्पेक्टर रिहान की धमकी से बहुत बुरा डर जाता है और जल्दी जल्दी अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। रिहान कार में बैठकर राजवंश विला के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ राधा और माही निहाल से बात करने का प्लान बनाकर उसके कमरे के बाहर चली जाती है और दरवाजा खोलने के लिए बोलती है। निहाल दरवाजा खोल देता है। निहाल, तुम्हें कुछ काम था? राधा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। निहाल, तुम दोनों अंदर आ जाओ। राधा और माही अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती है। राधा निहाल से बोलती है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? निहाल राधा की बात सुनकर समझ जाता है कि राधा को जरूर उससे कुछ चाहिए, लेकिन उसे राधा का दोस्त बनने में कोई दिक्कत नहीं थी और वह इसी बहाने राधा के करीब रहकर उसकी सुरक्षा कर सकता है। निहाल यह सब सोचकर बोलता है, ठीक है, आज से हम दोस्त हुए। राधा, फिर तुम्हें अपनी दोस्त की मदद भी करनी चाहिए। यह सुनकर निहाल मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसका अनुमान बिल्कुल ठीक था। निहाल, कैसी मदद? राधा, क्या तुम हमें किसी के बारे में बता सकते हो? निहाल, किसके बारे में? राधा, ब्लैक डेविल के बारे में। निहाल ब्लैक डेविल का नाम सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन वह अपनी हैरानी छुपाते हुए बोलता है, मैं किसी ब्लैक डेविल को नहीं जानता हूं। अब तुम दोनों जा सकती हो। माही निहाल से बोलती है, मुझे पता है, रिहान ही ब्लैक डेविल है। निहाल जब यह बात सुनता है तो वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वह अपनी हैरानी भी नहीं छुपा पाता है। निहाल, तुम दोनों यह सब कैसे जानती हो?
क्या तुम कोई स्पाई हो? राधा रूम पागल हो क्या? हम और स्पाई एल। माही हम कोई स्पाई नहीं है। फिर माही निहाल को अपने और ब्लैक डेविल के बारे में बता देती है कि कैसे 1 साल पहले उसकी जान बचाई, और यह भी बता देती है कि वह ब्लैक डेविल से प्यार करने लगी है। निहाल को भी याद आता है कि 1 साल पहले उन्होंने एक मिशन किया था जिसमें उन्होंने टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड करके मिशन किया था। एक रिहान और बाकी टीम रिहन ने उस समय किसी लड़की जान भी थी। निहाल वह लड़की रूम थी। और तुम रिहान से प्यार करती हो? माही हाँ, अपनी जान से भी ज्यादा। निहाल लेकिन रिहान लड़कियों से दूर भागता है। स्कूल और अकादमी में भी उसके पीछे लड़कियां पागल रहती थी लेकिन वह कभी उन्हें भाव ही नहीं देता और नहीं किसी से बात करता था। तुम्हारे लिए रास्ता मुश्किल होने वाला है। माही मैं उनसे सच्चा प्यार करती हूँ, भले ही मुझे उसके लिए कठिन रास्ते पर क्यों न चलाना पड़े। निहाल अब तुमने एक टेस्ट पास तो पास कर लिया। माही हैरान होते हुए बोली कौन सा टेस्ट? निहाल कल तुम दोनों टकरा गए थे, तब रिहान ने तुमसे लगभग 3 से 4 मिनट बात की थी, जो उसने अब तक किसी लड़की से नहीं की है। माही यह सुनकर खुश हो जाती है कि अब तक रिहान किसी लड़की के करीब नहीं गया है, क्योंकि अभी तक वह भी किसी लड़के के करीब नहीं गई है। माही फिर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। निहाल मुझे मंजूर है, लेकिन तुम दोनों को एक वादा करना होगा। माही कैसा वादा? निहाल तुम दोनों कभी भी अब ब्लैक डेविल के बारे में बात नहीं करोगी। माही और राधा एक साथ बोलती है हमें मंजूर है। निहाल ठीक है। अब से यह मिशन स्टार्ट की कैसे रिहान को माही के प्यार का एहसास दिलाया जाए। फिर तीनों एक साथ हाई फाई करते हैं। क्या निहाल रिहान को माही के प्यार का एहसास दिलाने में कामयाब हो पाएगा? रिहान राजवंश विला पहुंच जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। रिहान कब से वीआर के कॉल का वेट कर रहा था। आखिरकार उसे वीआर का कॉल आ जाता है। वीआर ब्लैक डेविल, मैंने समर की पूरी जानकारी आपके मैसेज कर दी है। रिहान कॉल कट करके समर की जानकारी पढ़ता है। उसमें समर के माँ बाप का नाम से लेकर बहुत सारी जानकारी थी। वह देखता है कि समर को एक लोकल गैंग 1 महीने से परेशान कर रही थी, लेकिन उसमें कारण मेंशन नहीं था कि किस वजह से वह लोकल गैंग समर के पीछे पड़ी हुई थी। आखिरी बार भी समर लोकल गैंग के लीडर राजू डॉन के पास ही गया था। रिहान पूरी जानकारी पढ़ने के बाद अपने मन में बोलता है राजू डॉन तुम्हारे दिन पूरे हो गए हैं। अब तुम खुद भी अपने आप को मुझसे नहीं बचा पाओगे। अभी रात होने में आ गई थी। रिहान उसके अड्डे पर कल जाने का फैसला लेता है, क्योंकि वह पूरी गैंग को एक साथ खत्म करना चाहता था। रात को पूरी गैंग एक साथ मौजूद नहीं होगी। सभी डिनर करके सोने चले जाते हैं। इधर राधा, माही और निहाल ने एक ग्रुप बना लिया है जिसमें वह अपना प्लान डिस्कस करते हैं। वे आपस में मैसेज कर रहे थे। राधा मैसेज करती है निहाल तुम्हारा प्लान क्या है? निहाल अभी तक कुछ भी नहीं है, हमें अच्छी अवसर का इंतजार करना चाहिए। राधा तुम्हारा अच्छा अवसर कब आएगा? अवसर बनाना पड़ता है। माही निहाल भाई आप एक्सरसाइज करने कितने बजे उठते हो? निहाल यह तुम क्यों पूछ रही हो? माही अवसर, यही वह अवसर है जिससे मैं रिहान के नजदीक जा सकती हूँ। निहाल हाँ यह प्लान बिल्कुल सही है, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? राधा क्योंकि तुम्हारा दिमाग छोटा है इसलिए। यह मैसेज करके वह इमोजी सेंड कर देती है। निहाल मैसेज देखकर गुस्सा होता है और लिखता है मेरे पास दिमाग तो है, तुम्हारे पास तो वह भी नहीं है। राधा को पैट कर गुस्सा आता है। वह कुछ लिखने वाली होती ही है कि माही का मैसेज आता है स्टॉप इट गाइस, पहले प्लान बना ले। माही कल जब निहाल भाई और रिहान एक्सरसाइज करने जाएंगे तो हम तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। राधा अगर रिहान भाई ने पूछा कि तुम क्यों आई हो, माही निहाल भाई बोल देंगे कि वह हमें सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते हैं जिससे हम अपनी रक्षा खुद कर सके। निहाल तुम क्यों मुझे शेर में हाथ डालने के लिए बोल रही हो? माही भाई प्लीज मन जाइए, मैंने आपको भाई बोला है, छोटी बहन की बात मान लीजिए। निहाल अब तुमने मुझे भाई बोला ही तो ठीक है, तुम्हारे लिए शेर के मुंह में हाथ देने को भी तैयार हूँ। कल सुबह 4 बजे उठ जाना और ग्राउंड पर आ जाना। माही थैंक यू सो मच भाई। निहाल वेलकम। सभी आपस में गुड नाइट विश करके लेट जाते हैं। इधर रूम में रिहान अपनी राजवंश की डील की कॉन्ट्रैक्ट पैड रहा है। सत्यजी ने वरुण को कॉल करके बता दिया था कि उन्हें डील मंजूर है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके भेज दिया था। रिहान कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है, उसे उसमें सब सही लगता है। रिहान अपना काम करके सोने की कोशिश करने लगता है। 1 बजे उसे नींद आ जाती है। सुबह 3:30 रिहान की नींद सपने की वजह से जग जाती है। वह उठकर फ्रेश होने चला जाता है, फिर अपने कपड़े चेंज करके निहाल के कमरे में चले जाता है। रिहान निहाल को उठाकर ग्राउंड में ले जाता है। इधर राधा के रूम में माही कब से राधा को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राधा बार बार उस एक ही जवाब दे रही थी माही बस 2 मिनट और सोने दे, फिर उठ जाऊंगी पक्का। यह बोलते बोलते 20 मिनट हो गई। अब माही परेशान हो गई थी। आखिरी में उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जिसे सोचकर माही डेविल स्माइल करने लगती है। माही साइड में रखे पानी के जग को उठाती है और राधा पर खाली कर देती है। राधा नींद से चिल्ते हुए उठी है, बचाओ बचाओ, बात आ गई, मुझे तैरना भी नहीं आता है। जब उसकी पूरी तरह से नींद खुल जाती है
तो व्यू माही को अपने ऊपर हंसता हुआ देखती है। राधा माही पर गुस्सा करते हुए बोलती है, ऐसे कौन उठाता है माही? माही मैं तो तुम्हें प्यार से ही उठा रही थी, लेकिन 2-2 मिनट बोलकर उठाने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर पानी गिराना पड़ा। चल जले तैयार। वह दोनों तो अब तक एक्सरसाइज करने भी चले गए होंगे। राधा बिना कुछ बोले फ्रेश होने चली जाती है और 10 मिनट बाद अपने कपड़े चेंज करके बाहर आती है। माही और राधा दोनों घर से बाहर ग्राउंड के लिए निकल जाती है। माही जब रिहान को देखती है तो बात देखती ही रह जाती है। क्या माही अपना प्यार पा सकेगी? जब माही रिहान को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। रिहान इस समय रनिंग कर रहा था, जिससे उसके बाल सिर पर बाल फैले हुए थे जो उसे चर्म लुक दे रहे थे। माही तो उसमें खो ही गई थी। ऐसा ही हाल राधा का था, जो निहाल को देखे जा रही थी। तभी निहाल की नजर उन दोनों पर पड़ती है तो निहाल चलकर उन दोनों के पास आता है, पर दोनों का ध्यान तो उन्हें घूरने में था। निहाल उनके आगे चुटकी बजाता है तो उनका ध्यान टूटता है। निहाल तुम दोनों कहाँ खोई हुई हो? राधा हड़बड़ाते हुए बोलती है, कहीं नहीं। निहाल ठीक है, तुम दो आ गई हो तो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। वह यह बात जोर से बोल रहा था जिससे रिहान इन सके। वे दोनों भी अब रनिंग स्टार्ट करने की तैयारी करने लगती है। रिहान बस निहाल को घूरे जा रहा था। निहाल रिहान के घूरने से डर जाता है। निहाल डरते हुए बोलता है, भाई मैंने इन लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के लिए थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने के लिए एक्सरसाइज करने के लिए बोला है, जिससे यह किसी से भी अपनी रक्षा के लिए लड़ सके। रिहान को पता चल रहा था कि निहाल जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता है और अपनी रनिंग करने लगता है। इधर माही रनिंग करते हुए रिहान का पीछा करने लगती है, लेकिन रिहान बहुत तेज था। निहाल और राधा रनिंग कर रहे थे। दोनों साथ में बहस भी कर रहे थे। कुछ देर में दोनों लड़कियां थक जाती है और ग्राउंड में थोड़ा रेस्ट करने लगती है। इधर निहाल और रिहान ने अपनी रनिंग कंप्लीट कर ली। वे भी ग्राउंड पर बैठकर 5 मिनट का रेस्ट लेने लगते हैं। माही और राधा भी उनके पास आ जाती है। माही रिहान से बोलती है, आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, आप कहाँ से है? रिहान माही को देखने लगता है और बोलता है, मेरे बारे में जानकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। निहाल सोच रहा था कि रिहान माही का बात का कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन वह पूरी तरह से हैरान हो गया। भले ही रिहान ने उसकी बात का सही जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने माही से बात तो की। वो लड़कियों को हमेशा इग्नोर कर देता है। माही उसकी तरफ जुनून से देखती हुए बोली, मुझे आपके बारे में जानने से पूरी दुनिया मिल सकती है, अभी तक आप यह बात नहीं जानते हैं। रिहान उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वह उसकी बात का मतलब समझ में आ रहा था, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं है। निहाल यह देखकर बेहोश होने में आ रहा था। उसने आज वह देखा जो पिछले 12 सालों से नहीं देखा था। अधिकांश लड़कियों को वह इग्नोर कर देता था, लेकिन अगर कोई लड़की जबरदस्त उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती थी तो रिहान उनकी बेइज्जती कर दिया करता था, जिससे वह लड़कियां काफी हार्ट हो जाती थी। लेकिन रिहान ने माही को कुछ नहीं बोला। फिर निहाल और रिहान पुशअप करने लगते हैं। माही और राधा से पुशअप नहीं हो रही थी तो वह निहाल और रिहान को देखने लगती है। वैसे भी माही तो रिहान के लिए ही आई थी और राधा को निहाल पसंद आने लगता था। माही के ऐसे देखने से रिहान बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन वह दिखाता नहीं है। ऐसे ही माही रिहान को और राधा निहाल को देखते हुए एक्सरसाइज करने लगती है, लेकिन वे दोनों बहुत ज्यादा थक जाती है। 7 बजे रिहान अंदर चला जाता है। अब तक राजवंश परिवार भी उठ चुका था। वे सभी रिहान के पीछे पीछे अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें सुनैना जी मंदिर में आरती करते हुए दिखाई देती है। रिहान उन्हें इग्नोर करके अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन निहाल, राधा और माही आरती लेने के लिए रुक जाते हैं। रिहान का आरती को अनदेखा करते जाते हुए देख माही को अजीब लगता है। वह बाद में निहाल से पूछने का सोचती है। सुनैना जी सभी को आरती देती है। वह रिहान के कमरे की तरफ देखने लगती है तो निहाल बोलता है, आंटी, वह इन सब पर विश्वास नहीं करता है। निहाल की बात पर सभी उसे देखने लगते हैं तो निहाल आगे बोलता है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन बचपन में उसकी मां जब उसे मंदिर ले जाती तो वह पैनिक करने लग जाता था और मंदिर के अंदर नहीं जाता था। नहीं इसका कारण किसी को बताता था, इसलिए आप परेशान मत होइए। सुनैना जी जब निहाल की बात सुनती है तो उसे सक्षम की याद आने लगती है, क्योंकि बचपन में उसे मंदिर के आसपास भी नहीं आने दिया जाता था। माही को भी यह सुनकर बहुत अजीब लगता है। उसका दिल रिहान के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइट था। वह रिहान की हर प्रॉब्लम को दूर करना चाहती थी। फिर निहाल, राधा और माही भी अपने अपने रूम में फ्रेश होने वाले जाते हैं। कुछ देर बाद सभी नाश्ता करते हैं। रिहान नाश्ता करने के बाद निहाल को मैसेज करता है कि वह बाहर जा रहा है। निहाल भी उसे ओके बोलता है। रिहान वीआर से राजू डॉन के अड्डे की लोकेशन मांगता है। कुछ देर में वह राजू डॉन के अड्डे के बाहर पहुंच जाता है। वह वहां देखता है तो उसे एक बंद हुई फैक्ट्री दिखाई देती है। रिहान उस फैक्ट्री के अंदर चला जाता है, जहां उसे कुछ आदमी ताश खेलते हुए और कुछ बैठकर बातें करते हुए हंस रहे थे। उनमें से एक आदमी एक कुर्सी पर बैठा हुआ मसाज करवा रहा था। रिहान उनके पास जाकर बोलता है, यहाँ राजू डॉन कौन है? उनमें से एक आदमी बोलता है, कौन है रे तू? तुझे पता नहीं है क्या किसी के अड्डे पर बिना पूछे नहीं आया करते हैं? रिहान उसे इग्नोर करता है और फिर से पूछता है,
तुम में से राजू डॉन कौन है? फिर वह आदमी रिहान की तरफ उंगली करता हुआ बोलता है, तुझे मेरी बात समझ नहीं आई क्या? इसके आगे वह बोलता उसके शब्द उसके गले में ही रह जाते हैं, क्योंकि रिहान ने उसकी गर्दन पकड़कर ऊपर उठा दिया था। अगर रिहान थोड़ा भी जोर लगाता तो उस आदमी की वही मौत हो जाती। रिहान, मैं बार बार अपनी बात रिपीट करना पसंद नहीं करता हूँ। इतना बोलकर रिहान ने उस आदमी को बहुत दूर फेंक दिया। इससे वहां सभी आदमी डर जाते हैं। वहां लगभग 50 से 60 आदमी थे। वे सोचते हैं कि यह एक आदमी उनका क्या बिगड़ लेगा। वह कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी बोलता है, कौन ही रीतू, जो राजू भाई के अड्डे पर आकर उसी के आदमी को उसी की आंखों के सामने मार रहा है। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है और तुझे दिख नहीं रहा है क्या मैं ही राजू भाई हूं? रिहान जब सुनता है कि वह चेयर पर बैठा आदमी ही राजू डॉन है तो वह उसकी तरफ जाने लगता है। रिहान को अपनी तरफ आते देख वह उसके सभी आदमियों को उसे मरने का ऑर्डर देता है। सभी आदमी रिहान पर टक पड़ते हैं। क्या रिहान राजू भाई से समर को बचा पाएगा या खुद भी वहां फंस जाएगा?